बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शोएब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। जी जनाब, एतमाद किसी की भी शख्सियत पर खासा असर डालता है। यही एतमाद आपको कामयाबी दिलाता है और एतमाद की कमी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट होती है। जो लोग अपने आप पर एतमाद नहीं करते और हार मान जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी कोई मंजिल नहीं पा सकते। उनके मुकाबले में वो लोग जो ख़ुद पर एतमाद रखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। वो जो लोग जिनको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो अपनी सलाहियतों पर यकीन ही नहीं रख पाते। वो हमेशा समझते हैं कि जो उनकी नाकामयाबी है वो उसके डिफरेंट बहाने तलाश करते हैं, लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि अपने आप को कभी नहीं देखते कि उनके अंदर किस चीज़ की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सामने वाले की गलती थी या उनको सिनेरियो ऐसा बना के दिया गया कि जिसकी वजह से वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर एतमाद रखें, कॉन्फिडेंस रखें। एतमाद हर कामयाबी की कुंजी है। जी तलहा, करेक्ट वर्दा, और यही एतमाद इस वक्त हमारे वजीर आजम को भी ऐवान से दरकार है। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक कौमी असम्बली इजलास में अब बस एक ही दिन बाकी है। कल से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना है जिसके बाद मुमकिन तौर पर 28 मार्च को वोटिंग होगी। इस तमाम तो सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र बड़ी खबर पर। तहरीक अदम एतमाद पर पुरएतमाद दिखाई देने वाली ऑपोजिशन अचानक कंफ्यूज, तारीख पर तारीख दी जा रही है। मार्च में क्या होने वाला है? क्या तब्दीली की हवाओं का रुख तब्दील हो गया है? पूरे जनूबी एशिया के मुकाबले पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद सबसे कम है। वर्ल्ड बैंक के एदादोशुमार ने खुशगवार हैरत में डाल दिया। हुकूमत खूब क्रेडिट ले रही है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना से पिछले 48 घंटों में कोई जान नहीं गई। मुस्बत केसेस की तादाद 1% से भी नीचे आ गई। और आओ टीबी मिटाओ, जानलेवा बीमारी के खात्मे के लिए आगाही का दिन। पाकिस्तान का मुतासरा ममालिक में 6ठा नंबर। राइट, पिछले हफ्ते तक इस्लामाबाद में तब्दीली की हवाएं महसूस की जा रही थी, लेकिन ओआईसी इजलास के बाद अब इन हवाओं का रुख कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन जिसने पिछले हफ्ते तक जारहाना पोजीशन अपना रखी थी अब कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। लेकिन वजीर आजम बड़े पुरएतमाद हैं, जिसका उन्होंने अपने गुज़िश्ता रोज खुलकर इजहार भी किया अपने खिताब में, और दावा किया कि वो अपने कार्ड्स तहरीक अदम एतमाद वाले दिन वर्दा शो करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि पहले देखा जा रहा था, ऑपोजिशन की बातें सुनने में आ रही थी कि वो कुछ रोज कबल के वो हुकूमत की विकटें गिरा देंगे और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वजीर आजम खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन 23 मार्च के बाद वजीर आजम जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की बातों में आके या उनके दबाव में आके वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो एक बॉल से 3 विकेटें गिराएंगे। और उनके पास क्या तुरुप का पत्ता है, इस बात का अंदाज़ा हमें उसी दिन होगा का होगा, या फिर एक रात पहले वो उसका उन्होंने कहा है कि वो सरप्राइजेस देंगे अपोजिशन को। अब देखना ये है कि वो सरप्राइजेस क्या होंगे। राइट, दूसरी तरफ आज की बड़ी स्टोरी ये है कि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में 3A की तशरीह से मुतालिक समाअत होने जा रही है। यही वो समाअत है जो मौजूदा हालात में गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इसी समाअत में तय होगा कि PTI के मुनहरिफ अरकान का वोट गिना जा सकता है या नहीं। लेकिन ऐसा होने का चांस कितना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर सिद्दीकी साहब, सीनियर कानूनदान हैं। अजहर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आर्टिकल 63A पर फैसला हुकूमत के हक में आने की उम्मीद कितनी है, क्योंकि यही फैसला गेम चेंजर होगा। वालेकुम जी, देखिए बुनियादी तौर पर हुकूमत या हुकूमत के हवाले से का इश्यू तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 186 के हवाले से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में है कि आर्टिकल 63A का इतलाक प्री वोट होगा या पोस्ट वोट होगा, यानी वोट डालने से पहले किस हद तक इतलाक हो सकता है,
और अगर वोट डाल दिया जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी फॉर अ लाइफ होगी, फॉर अ सर्टेन पीरियड होगी। ये जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के हवाले से आई है। तारीखी तौर पर हमें समझना है, खास तौर पर 2 केसेस हम सबको भूलने नहीं चाहिए। ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस है और मोहतरमा बेनजीर। जिस वक्त नवाज शरीफ की असेंबलियां और खास तौर पर बेनजीर साहिबा की असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो उनमें मेजर जो काम था वो डिफेक्शन था कि वोट खरीद कर और हुकूमतें तोड़ने की कोशिश की गई। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्राइबरी का लफ्ज भी कहा और कहा इसको खत्म किया जाए, और इस कॉन्टेक्स्ट में बाकायदा उस वक्त रेलेवेंट गवर्नमेंट्स को कहा गया इसके हवाले से प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और लेजिस्लेशन 63A की शक्ल में हुई। इसकी पार्लियामानी अगर डिबेट्स अगर देख ले, सेनेटर वसीम सजाद का अगर डिबेट देख ले, उन्होंने इसके लिए लफ्ज कैंसर इस्तेमाल किया, ब्राइबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ डिस्क, अगर यही मकसद था फिर तो फायदा कोई नहीं था, सजा तो कोई नहीं ना उसको अगर आपने तो बुनियादी तौर पर डिफेक्शन को रोकना था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 63A डाला गया, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है रूल्स, नेशनल असेंबली रूल्स में रेलेवेंट अमेंडमेंट्स नहीं डाली गई। जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आर्टिकल 95 में देखें बताया हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो ले डाउन है नेशनल असेंबली रूल्स 2007 के अंदर। तो यहाँ पहली बात हुई ये तरामीम यानी इस तरह के रूल्स बना नहीं सके जिसमें तय करना था कि प्रोसेस कैसे होगा। जैसे रिसेंट केस में अगर देखा जाए, जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लोग टूट करके उनमें अक्सरियत ने जाकर इकरार कर लिया कि वोट इमरान खान को वो देना नहीं है। रिश्वत के हवाले से और ब्राइबरी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर चीजें सामने आ गई। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप रिश्वत लेकर आप अगर कहें आपके जमीर के मुताबिक वोट डाले जा रहे हैं, तो इसी आइन ने तरीकाकार फराहम किया, पार्टी से इस्तीफा दे, नए इलेक्शन लड़े और आकर जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट कर दे। ये बुनियादी तौर पर जब आपने आइन का आर्टिकल 17 पढ़े, जब सियासी जमात बनती है तो आप उस पार्टी के मेंबर हैं, उसी बुनियाद के ऊपर आपको टिकट दिया जाता है। जब टिकट दिया जाता है तो ये एक मुआहिदा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है। और आर्टिकल 63A की मौजूदगी में आपको पता है कि मैं अगर डिफेक्शन करूंगा, अगर मैं पार्टी का वोट बेचूंगा, अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग करूंगा तो मैं नाअहल हो जाऊंगा। अब नाअहल तो सिंपल एक टाइम के लिए, जो कि वोट जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये एक अमानत है। जब अमानत आपके पास हो तो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से है कि एक बंदा जो सगेशियस राइटर्स ऑनर्स या अमीन नहीं है और तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी है फॉर अ लाइफ। कुछ लोगों का कहना है कि डी सीट होना। आर्टिकल 63 के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज है, उसमें डी सीट का इशू नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला इस कॉन्टेक्स्ट में गया हुआ है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। और ये भी ऐसे नहीं हुआ है कि स्पीकर के सामने जब ये मामला आया तो उसने आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन चाहिए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। उनकी तरफ से सर्टन सजेशंस आई कि जिसमें एक सजेशन ये भी थी कि इसके लिए एडवाइस, जो कि देयर इज अ ग्रे एरिया, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में ले जाया जाए। आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर इसी बुनियाद पर किया गया है। अब यहाँ जो आपका स्पीकर है, स्पीकर के पास अभी फिलहाल 25 तारीख को इजलास आ रहा है आर्टिकल 95 के तहत, सॉरी आर्टिकल 54 के तहत इजलास तलब किया था। यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि जनाब ये इजलास लेट बुलाया, इसमें कोई शक नहीं कि 14 दिन लिखा हुआ है। तो आईने पाकिस्तान ने 90 आर्टिकल 256 ने यह तरीकाकार फराहम किया है कि आप फर्ज करें कोई काम वक्त पे नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन, तो आपको वो कंडोन करने का इख्तियार मौजूद है कि वो इनवैलिड नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 95 के तहत अभी रेजोल्यूशन 25 तारीख को असेंबली का इजलास बैठेगा, वो सामने रखेंगे। स्पीकर उस रेजोल्यूशन को या उस मोशन को कंसिडर करेगा और उसको आउटराइट भी रिजेक्ट कर सकता है कि ये कानून के मुताबिक दायर नहीं की गई या गॉड देयर आर सर्टेन फ्लॉज। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी दे सकता है कि मैंने जो कि इस पे राय मांगी थी वजारत कानून से और अटॉर्नी जनरल से, उनकी राय मेरे पास ये आई है। तो आर्टिकल 186 के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है। तो इस सारे मामले को जब तक आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन नहीं आ जाती, इस मामले को पेंड कर लिया जाए, इस पे वो रूलिंग दे सकता है। और ये वाली दोनों तरह की जो रूलिंग है ये किसी कोर्ट में चैलेंज हो नहीं सकती है। अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि व्हाट वुड बी द रिकोर्स। या दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक बात मिसाल के तौर पर जो मुनहरफ अरकान है
उसको इमरान खान साहब ने बासियत पार्टी लीडर के उनको शोकाज कर दिया हुआ है, शोकाज करके उनसे जवाब तलब किया है। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक मारूफ खान साहब मौजूद थे और वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि जो फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग, जो ब्राइबरी, जो सादिक और अमीन का सवाल है, जो कानून है उस पर अमल होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है और सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिली अदालत से तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जब तक आप एक चीज़ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे वो चीज़ वैसे ही जारी और सादी रहेगी। और ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, आज पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले की भी हुकूमतों में हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानूनदान हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका कैलिबर कितना अच्छा है कि वो यूं बिक जाते हैं, यूं पार्टी बदल लेते हैं, यूं मूड चेंज कर लेते हैं, यूं हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। सदाकत और अमानत की बात तो आप उनसे कर नहीं सकते हैं, फिर वो किस तरह असेंबली में पहुंच रहे हैं। वो करते हैं तलहा, वो करते हैं, लेकिन हकीकत जब भी उनको वोट लेना होता है तो वो इस तरह की ही बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो हम सबके सामने होती है। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, आवाम क्या सोच रही है, क्या वाकई महंगाई ने वजीर आजम खान साहब को आवाम के दिलों से उतार दिया है या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस और मारूफ एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, खालिद अनम साहब। उनसे बात करते हैं, उन्हें सवाल करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम खालिद अनम साहब। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं खालिद अनम साहब? क्या हाल चाल है आपके? ऑल वेल, ऑल वेल। अच्छा सर जी, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खान साहब वाकई अवाम के दिलों से उतर चुके हैं या फिर अब भी कहीं कोई उम्मीद बाकी है? आई डोंट थिंक सो। ये तो उतार चढ़ाव तो रोजमर्रा हमारा मिजाज भी ऐसा ही है कि हमें जो ऑप्शंस है ना उसको अगर घर में रखें तो वो सुने कौन साहब, देयर आर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, विल कॉल यू अगेन, विल कनेक्ट यू अगेन। आपसे दोबारा हम राब्ता करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम बेहतर तरीके से सुन सके। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह वो कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब जेल से उतर गए हों, क्योंकि पूरी दुनिया में हालात महंगाई के ऐसे ही हैं और महंगाई कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। हम पिछले 2 दिहाइयों से देख रहे हैं, हर साल डॉलर चढ़ता है, हर साल महंगाई आती है और महंगाई को यूज़ किया जाता है सियासत में। एक बड़ा अच्छा टूल है ये आवाम का दिल जीतने के लिए कि अगर आपको महंगाई से प्रॉब्लम है तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं आऊँगा, महंगाई दूर कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जितनी पिछली हुकूमतों को अगर हम देखें हो तो उसमें भी महंगाई ठीक ठाक हुई है, हमेशा हुई है। और जब भी अपोजिशन जो भी होती है, जो भी जिस अपोजिशन होती है, वो हमेशा हुकूमत को गिराने के लिए यही नारा लगाती है कि जनाब हम महंगाई ख़त्म करेंगे, आपने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल के जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है तो महंगाई में ऑटोमेटिकली कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, सब ने हमारी मईशत को और दुनिया भर की मंडियों को मुतासर किया है, जिसकी वजह से महंगाई आ रही है और जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है बड़ा। इस महंगाई को देखते हुए लोग सोचते हैं कि मैं किसको वोट दूं। महंगाई को देखते हुए अपोजिशन पार्टी सोचती हैं कि मैं किस तरह अपनी कैंपेन चलाऊं ताकि मैं रूलिंग पार्टी से वोट बैंक छीन सकूं। महंगाई और मईशत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दीज डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यकीनन मुआशी हालात, महंगाई है उरूज पर, लेकिन उतना ही पैसा भी है लोगों के पास। सॉरी, सही। खालिद अनम हमारे साथ दोबारा मौजूद है लाइन पे, तो चलिए जी दोबारा बात करते हैं उनसे। हेलो खालिद साहब, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो। हाँ जी जी खालिद साहब, बताइए आप क्या जवाब दे रहे थे? आप सवाल किया था मैंने कि आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई ने वाकई खान साहब को आवाम के दिलों से उतार दिया है या अब भी कहीं कोई उम्मीद बाकी है? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता। मैंने तो एक बात की थी, लोगों ने उसको बहुत, लोग सेंसिटिव तो हुए हैं। महंगाई है और सिर्फ हमारे पास तो नहीं है ना, दुनिया भर में महंगाई है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारे मुल्कों से हम कदरे बेहतर हैं। लोगों के दिलों से खान साहब को नहीं उतारा। अक्सर में इतनी हैजान पैदा किया हुआ है ना, देखिए सारी सियासी माहौल बिला वजह का एक अफरा तफरी फैलाई हुई है। अगर महंगाई है भी, मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर अब तो 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे के पास इख्तियार है ना, अगर यहाँ कराची में मेरे स्टोर में, मेरे घर के करीब बाजार में कोई सौदा महंगा मिल रहा है तो वो खान साहब की वजह से महंगा नहीं मिल रहा है, वो तो सूबे का प्रॉब्लम है। सूबे को चाहिए कि वो देखे कि भाई क्यों महंगाई हो रही है। यानी इतनी तो आप कर सकते हैं कि जो प्रोविंस ने प्राइस फिक्स की हुई है मार्केट की,
उससे अगर महंगा मिल रहा है, यानी आपने खुद किया ना, मैं सिंध की मिसाल दे रहा हूँ। अगर सिंध गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि मिसाल के तौर पर दूध जनाब 100 रुपये मिलेगा और वो 100 नहीं मिल रहा, तो सिंध गवर्नमेंट उसको तो चेक कर सकती है कि 100 रुपये क्यों नहीं मिल रहा, तो 200 में क्यों मिल रहा है। सही। तो ये एक तो हमारा प्रॉब्लम, ये हर चीज जैसे हम अपनी हर कोताही का इल्जाम दूसरों पे डालते हैं, तो ये भी किसी भी गवर्नमेंट पे, रिगार्डलेस कि वो खान साहब हो, जरदारी हो, नवाज हो, किसी पे भी डालना ही तो हमारी अपनी करनी है। और जहाँ तक बात रही कि भाई क्यों सबका आजमाइबे को आजमाना तो अच्छा नहीं होता, वैसे भी मौला अली का कॉल है ना कि मोमिन एक पत्थर से 2 दफा ठोकर नहीं खाता। सुभान अल्लाह। इनसे तो हम कई दफा ठोकर खा चुके हैं, तो एक नए को आजमा लें, देख लें। आप 30 साल का मुकाबला 3 साल में करते हैं तो ये जरा ज्यादती है। खालिद साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग कहते हैं कि हुक्मरान बदल जाएं, मुल्क के हालात बदल जाएं, मईशत बेहतर हो जाए, महंगाई चली जाए, हम खुद अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। जैसे लोग वैसे हुक्मरान। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ये हुक्मरान कैसे बदलेंगे? खालिद साहब बस देखिए, आपने खुद जवाब दे दिया, आप तो अक्लमंद है ना, आप जैसे और बहुत सारे। आई टेल यू, मेजॉरिटी यही समझती है, ये पटाखा जो होता है ना वो छोटा होता है और एक बहुत बड़े सन्नाटे में वो इर्ताश पैदा कर देता है। वो छोटा पटाखा होता है, उसका शोर ज्यादा होता है। तो शोर पे मत जाइए, अक्ल से बात कीजिए। आप जैसे एंकर्स जो हैं, आप जैसे चैनल्स जो हैं, उनको चाहिए कि सेंस पैदा करें ना। देखिए, अगर कंपैरिजन करें, आप इंटरनेशनल न्यूज़ लगाइए, आप इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स देखिए, ये दुनिया तो अब एक छोटा सा ग्लोबल विलेज हो गया ना। तो जहाँ जो भी पॉलिटिक्स दुनिया में होती है उसका असर हम पे आता है। हम खुद तो अब लाल बत्ती अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो उसमें खान साहब क्या कर सकते हैं? यहाँ सिंध पुलिस या किसी भी पंजाब में सरहद में कोई भी पुलिस अगर रिश्वत ले रही है, वो तो लोगों में गड़बड़ है। पुलिस है या कोई भी इदारा हो, मैं पुलिस को खाली टारगेट नहीं कर रहा, उसमें अच्छे लोग। मकसद है कि अच्छाई खामोश होती है और बदी बोले चले जा रही है, शोर किए जा रही है, जिसकी वजह से ये सारा इर्ताश और ये पैदा हो रहा है। बात ये है कि आप पॉजिटिविटी की भी बात करें, आप जैसे लोग हैं जब अच्छी बात कर रहे हैं तो वो उसको और फैलाया जाए कि हाँ मुश्किल है। मैंने जैसे कहा ना, मुश्किल है। अगर अब मेरे पास मुश्किल हो रही है तो कि मैं इतना नाउमीद हो जाऊँ कि मैं छत से ही छलांग मार दूँ और मर जाऊँ, जान अपनी ले लूँ? नहीं भाई, थोड़ा कम कर लूँ, थोड़ा बेल्ट को टाइटन कर लूँ। होता है, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। अल्लाह खुद कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह ये भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आपका डायरेक्शन देखिए, आपने अगर कोई फ्लाइट पकड़नी है, आपको पता है कि मेरे घर के बाहर हंगामा हो रहा है या गटर उबल रहा है या सड़क टूटी हुई है, आप हर तरह बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे आपके कपड़ों में वो गटर का पानी ही क्यों ना लग जाए, वो सड़क अबूर करके जाएंगे, अपनी फ्लाइट को जरूर, अपनी मंजिल की तरफ जरूर जाएंगे। आपको अपनी मंजिल का तयन करके रखना चाहिए। मंजिल ये नहीं है कि आज मेरी चीज सस्ती मिल जाए, आज मैं रिश्वत दे के काम करवा लूँ, आज मैं सस्ता काम करूँ। एट व्हाट कॉस्ट? हर चीज का एक, हर अमल का रद्द अमल होता है ना, तो उसको देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं। कचरा गाड़ी से चलते हुए खान साहब नहीं फेंकते, हम फेंकते हैं और बाद में कहते हैं हुकूमत सफाई नहीं करती। नहीं, हुकूमत क्या, आप गंद क्यों कर रहे हैं? जोश साहब का एक बड़ा अच्छा शेर था, उन्होंने कहा था कि पूछते हो तुम कि कीड़े पड़े क्यों, पूछते हो तुम कि कीड़े पड़े क्यों, मैं ये कहता हूं तुम सड़े क्यों। अरे हम सड़े तो कीड़े पड़े ना। बहुत हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है तो दुश्मन क्या अपने गैर सारे बीच में घुसेंगे ना। और मैं बिल्कुल अपोजिशन को बुरा नहीं कहता, वो हमारे भाई हैं यार, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हम में से ही आए हैं, उनको भी अकल करने और वो अपना काम कर रहे हैं। लोग देखिए, ये कारखाना बोलती रहती है ना, बोलियां सबकी हैं, आप सही बोली के साथ हो जाए। आपका जो अब ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात सुन रहा था। राइट खालिद साहब, वक्त की कमी टू इंटरप्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। लेकिन जो मैसेज उन्होंने दिया वो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा था कि अगर हम अपने आप को बदलेंगे, मिनहसल कौम अच्छी आदतें अपनाएंगे, सिविक सेंस क्रिएट करेंगे, कचरा गाड़ी से नहीं फेंकेंगे, पान की पी के नहीं फेंकेंगे, अच्छे इंसान, अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, तो ही हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे, महंगाई से निजात मिलेगी। तलहा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि हमारी ही कौम के लोग, हमारी पाकिस्तानी भाई जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो वो ये सब नहीं करते, ना कचरा फेंकते हैं, ना समंदर गंदा करते हैं अपना, ना किसी को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ थर्ड क्लास है या फर्स्ट क्लास है इसलिए
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, हम आगे अगली खबर पे चलते हैं जनाब। बोल बस में आप बात करेंगे आज हम अदाकारा हैं हिरा खान की, जिनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में अदाकारा ने मशहूर गाने दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे पर लिपसिंग कर रही हैं और हिरा खान वीडियो में गाने की मुनासबत से मुख्तलिफ तासुरात भी दे रही हैं। हिरा खान ने इस वीडियो को अब तक हज़ारों लोग जो हैं वो देख चुके हैं और ये वीडियो को पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वैसे ही बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, और ख़ासी अच्छी वीडियो है। ये गाना भी बहुत अच्छा, बहुत मशहूर भी है। तो जनाब आपको लिए चलते हैं आगे अगली खबर की जानिब। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। एक वक्त था जब टीबी एक इंतहाई जानलेवा बीमारी समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका इलाज तो मुमकिन हो गया है, लेकिन आगाही अब भी एक मसला बनी हुई है। आपको शायद सुनकर ये हैरानी होगी कि अब भी टीबी के 1/3 मरीजों तक इलाज पहुंच नहीं पाता। बाकी लोग आगाही की कमी के बाइस इसका शिकार होकर इलाज ही नहीं करवा पाते और ज़िंदगी हार जाते हैं अपनी। और पाकिस्तान ऐसे ममालिक में 6ठे नंबर पर आता है। राइट, इस पर डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, तफसीलन आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक देखते रहिए। दुनिया बोल है। शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब बात होगी कुछ खेल के मैदान से, और खेल के मैदान में गुज़िश्ता रोज शायकीन क्रिकेट के दिल टूटते हुए नजर आए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन कौमी टीम के साथ जो हुआ वो देखकर सबकी आंखें भर आईं और यकीन नहीं आया। सिर्फ 20 रन के इजाफे के साथ कौमी टीम ने अपनी 7 विकेटें वरना गंवा दी 20 रन पे। अनबिलीवेबल। और अब ये टेस्ट अब हमारे हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब हमारी वुमेन टीम वर्ल्ड कप के अहम मैच में इंग्लैंड से मद्दे मुकाबिल है और वहां भी सूरत हाल ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। इन दिनों मैचेस से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा जी, राइट उवैस साहब, हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस? पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई, कुछ ना कर पाई बैटिंग लाइन। क्या वजह है इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने को आई? देखिए, आपको पता है क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस जो खेले गए थे पिंडी और लाहौर में, उसमें थोड़ा सा आपको याद हो कराची वाली विकेट पे दोनों विकेट्स पे थोड़ा तनकीद की गई थी कि जी अपना टेस्ट चैंपियनशिप है, कुछ रिजल्ट आना चाहिए। फिर लोगों ने कहा जी ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को बुलाया गया दुबई से, उन्होंने विकेट को तैयार किया लाहौर में। लेकिन आपने देखा होगा पहले दिन थोड़ा बहुत मूवमेंट था विकेट के अंदर, फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली, पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने परफॉर्म अच्छा किया था पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में ये जो आपने इंट्रो में भी कहा था, ये बात सच है कि पाकिस्तानी टीम जानी जाती है हार्ट अटैक देने में, अप एंड डाउन होने में। आपको पता है अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, यंगस्टर हैं, वो ऐसे प्लेयर है मैं कहता हूँ सीरीज़ के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 100 नहीं कर पाए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कंसिस्टेंटली रही है। लेकिन एक बड़ा नाम जो होता है कि वो नज़र नहीं आता अब्दुल्ला शफीक का, कि लोग उसके बारे में बात करें। अजहर अली के ऊपर क्योंकि कल उन्होंने 7000 रन भी कंप्लीट किया, अजहर अली को बहुत ज़्यादा तनकीद थी, उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन जैसे आपने बात की कि आपको एक तो दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, पैट कमिंस को, जिस तरीके से उन्होंने वापस आए टूर्नामेंट के अंदर, मैं कहता हूँ टीम के लिए वापसी आया, ऐसे कैप्टन से उन्होंने फ्रंट ऑफ द लीड किया, 5 आउट किए उन्होंने, पाकिस्तान की एकदम टीम को नीचे उन्होंने लगा दिया था पाकिस्तान टीम, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। मैं कहता हूँ कि शायद लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपना जो सा स्कोर थोड़ा सा आगे लेके चलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त मैं कहता हूँ जिस तरीके से वापस आए। लेकिन अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान की हमेशा एक इशू रहा है तीसरी और चौथी इनिंग्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा वहाँ कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। और आज का दिन मैं कहता हूँ इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वक्त मैं स्कोर कार्ड को भी देख रहा था तो लीड ऑस्ट्रेलिया ने 134 रन से भी लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट चैंपियनशिप है, आखिरी टेस्ट मैच है, उनकी भी कोशिश होगी कि हम लोग इस ड्रॉ पे ना जाएं, हम लोग इसको जीतें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वन ऑफ द टॉप बेस्ट टीम्स है टेस्ट के अंदर। उनकी कोशिश होगी कुछ ना कुछ हम रन यहाँ पर पाइल अप करके 350 के करीब करके या 400 के करीब करके पाकिस्तान को। लेकिन दूसरे एंड पे जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है दोनों टेस्ट मैचेस में, उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया है, उनके ज़हन में ये भी होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो उनसे परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान का फिर मैं कह रहा हूँ, जो आपने बात की तीसरी चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान का हमेशा प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान रहा है। सही। वैसे ये बताइएगा कि जो आज तक टेस्ट मैच की सूरत हाल है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मैच बचाने के कितने % चांसेस हैं?
देखिए टेस्ट आपको पता क्रिकेट एक फनी गेम है, उसका पता कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 134 रन की लीड पे ऑस्ट्रेलिया, क्या पता आज ऑस्ट्रेलिया जो है 200 रन से अपना 200 रन करके ही पाकिस्तान को बैटिंग पे दे दे, क्योंकि बॉलर्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर जैसे पाकिस्तान के साथ, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को मैच का पासा पलट जाता है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स पे बड़ा मैं कहता हूँ इस वक्त होगा अपना लोड के वो किस तरीके से ब्रेक यहाँ पर पार्टनरशिप्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को परफॉर्म करना पड़ेगा। डेविड वार्नर आपको पता है, उस्मान ख्वाजा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, स्मिथ अच्छी फॉर्म में है, उनको आपको पता है बड़ी बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, आसानी होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ज़रूर स्पिनर नोमान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साजिद की ऐसा अच्छी परफॉर्मेंस तनकीद नहीं करा, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो कि साजिद के जाने जाते हैं जिस तरीके से। तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप स्पेसिफिकली होगा कि उनको जितना जल्दी आउट करें अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को लेके आए। फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे है कि किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन, मैच बचाना मैं कहता हूँ कि दोनों की तरफ होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया टेस्ट चैंपियनशिप पे आपकी कोशिश यही होगी कि हम जीतें और टेस्ट चैंपियनशिप। ओवैस साहब जिस तरह के बोल्ड्स हमने देखे तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कप्तान खान वजीर आजम जिस तरह प्रेशर में है तो वो प्रेशर हमारी बैटिंग लाइन ने भी ले लिया है और अब क्रीज पे उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। ओवैस देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप है तो आपकी आवाम की बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप हो जाती है। आप वो सीन्स देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तान की टीम एकदम आउट हो रही थी तो एकदम वो फ्लैप्स कर गई थी पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट वहाँ जो बैठे हुए थे। कैप्टन ने बाबर आजम पे मुझे पता है तनकीद भी की गई थी PSL के अंदर कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो जी लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं उन्होंने किया कराची किंग्स वगैरह को। लेकिन हमें ये चीज़ भूलनी भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, आपकी वर्ल्ड T20 के अंदर आपके सामने परफॉर्मेंस है, टेस्ट के अंदर मैं कहता हूँ आपके सामने परफॉर्मेंस है। मैं खुद इस चीज़ पे हूँ कि मैं कहता था नहीं यार पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो सी इतनी केपेबल नहीं है शायद ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लेट्स बी फ्रैंक आपको पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है और अभी भी आप उनकी बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग को देखें बहुत तगड़ी साइड वो जानी जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ऑस्ट्रेलियंस की मुझे ये लगती है, आप वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा कहीं भी नज़र नहीं आती थी ऑस्ट्रेलिया टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीतेगी अपना T20 को, लेकिन वो अचानक आते हैं और बड़े मैच जो टफ मैचेस होते हैं उसके अंदर वो बड़े माने जाते हैं कि वो किस तरीके से गेम प्लान को लेके चलते हैं। आपने पिछले मैचेस को भी देखा है। वो पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बाबर आजम एंड कंपनी पे होगा, क्योंकि मैंने बताया टेस्ट चैंपियनशिप है। उनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दी थी या पहले में वैसी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर परफॉर्म करे, लेकिन आपके बॉलर्स असल गेम वो करेंगे आज, क्योंकि जितना जल्दी वो आउट करेंगे उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा चेज़ में। लेकिन जो मैंने आपको बात की चौथी और पांचवी इनिंग्स के अंदर अल्लाह करे कि वो हिस्ट्री चेंज हो, पाकिस्तान को थोड़ा सा इशू ज़रूर होता है, चाहे वो चेज़ कर रही हो चाहे उसमें लीड रन स्कोर करना हो, कहीं ना कहीं बैटिंग आपकी डगमगा जाती है, आपको पहले ही नहीं लग रहा है। सही। वैसे ये बताइएगा कि फवाद आलम के बारे में बताइएगा कि फवाद आलम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए फवाद आलम की चीज़ है, आपको पता है 11 साल बाद उनकी वापसी हुई और आते ही उन्होंने स्कोर किया था पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, देखिए ये टीम डिफरेंट है। ज़रूर अपना थोड़ा बहुत विकेट्स के ऊपर भी तनकीद की गई थी जी, विकेट सपोर्टिव हैं, बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करी, स्पिन नहीं हो रहा यहाँ पर। लेकिन फवाद आलम का आई गेस मैं कहता हूँ कि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम एक जो है ना आजकल इतनी तेज़ है टीम्स वगैरह, वो आपको 1 मिनट के अंदर पकड़ती हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, इसका वीक पॉइंट क्या है। स्टांस पे बहुत लोग ज़्यादातर उनकी तनकीद करते हैं, लेकिन स्टांस जो भी हो भाई परफॉर्म तो करते रहे हैं। आपको पता है AB डिविलियर्स का अजीब सा स्टांस था लेकिन वो परफॉर्म करते रहे हैं, स्टांस के ऊपर तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन फवाद आलम ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैं कहता हूँ उन पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए हमेशा एक बात की जाती है क्रिकेट के अंदर कि आपकी वन डाउन पोजीशन जो सी है वो एक बैकबोन पोजीशन होती है, किसी भी रीढ़ की हड्डी होती है टीम की जो सी है, जिसमें चाहे बाबर आजम खेलें चाहे। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ टेस्ट मैच के अंदर जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए ओपनर्स जो उनसे अगर वो जल्दी आउट होते हैं, जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो आपकी टीम को आगे लेके चलता है। आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर अजहर अली हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह करे वो परफॉर्म करते रहे। ठीक है, सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैसा, थैंक यू सो मच जी। तो बताइए तला, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते एकदम से अंडर प्रेशर में आ जाती है और बिल्कुल हमारी उम्मीदें धड़ करके गिर जाती हैं। सैयद मोहम्मद अवैस सेड इट रियली वेल कि हमारी टीम हार्ट अटैक देने में सबसे आगे, और शायद लग यही रहा है कि बड़ा अच्छा उन्होंने तज्जिया पेश किया, क्योंकि एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है, जीतते जीतते हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं, समझ नहीं आता क्रिकेट में हो क्या, और आखिरी बॉल तक यू नेवर नो वेयर द गेम इज गोइंग। यकीनन हमारी क्रिकेट टीम को इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे वजीर आजम इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना कर रहे हैं, कुछ उनको भी मुश्किलात हो रही हैं, कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है, तो हमारे बैट्समैन भी पिच पर कुछ कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए हैं। लेकिन मुल्क के हालात शायद अब हमारी क्रिकेट टीम को भी असरअंदाज कर रहे हैं, लग कुछ ऐसा रहा है, सिनेरियो कैन बी डिफरेंट। वी आर होपिंग कि आने वाले वक्त में हमारी टीम अपनी गलतियों पर काम करेगी और इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगी और परफॉर्मेंस बेहतर करेगी।
सही, तो जनाब अब चलते हैं अगली खबर की जाने। अब जिक्र करेंगे एक अच्छी खबर का जिसने सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में उसकी जानिब से एक ट्वीट की है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह सबसे कम है। एक बहुत बड़ी हैरत की बात है ये। वैसे ये तो एक दावा उनका काफ़ी खुशगवार और हैरत का बाइस भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के ये नंबर्स कितने काबिल एतबार हैं और किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं फेमस माहिर मुआशियात, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, दुनिया भर में आपने काम किया है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के एडवाइजर्स रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अब्दुल मजीद साहब। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि IMF ने ऐसे नंबर्स दिए हैं जिसमें कहना है कि बेरोजगारी पाकिस्तान में कम हो रही है, हालात लोगों को ऐसे नजर नहीं आते हैं। मजीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग इस वक्त हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक को तनकीद का निशाना बनाते हैं, IMF को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि नंबर फजिंग हो रही है, हालात कुछ और हैं, बताया कुछ और जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर जिन पहले मुल्कों में थे, उन मुल्कों की मईशत का उन्होंने हाल क्या किया, वो IMF के लिए काम करते थे। अब आपका इसके ऊपर परसेप्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरेस्टिंगली चंद दिनों पहले एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही थी कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बैरूनी ताकतें जो चला रही हैं जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। अब मतलब मालूम हुआ कि वही बैरूनी ताकतें हमारी नंबर फजिंग कर रही हैं कि किसी तरह ये बता दिया जाए कि भाई हमारी मुल्क की मईशत। तो यही सबसे बड़ी तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमारी यहाँ एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे सारे मसाइल का हल और सारे मसाइल के जड़ कहना चाहिए, हमें लगता है कि वो बैरूनी मालिक में कहीं से कोई रस्सियाँ हिला रहा है। अपने में कोई बुराई नहीं, हम में कोई बुराई नहीं है, दूसरे में बुराई है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वो इकबाल का एक शेर है, मुझे याद आ गया कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैर करे खाकी में जान पैदा करे। सदाकत कहाँ से आएगी? सादिक और अमीन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है, इसी का झगड़ा चल रहा है। जी हाँ। तो अब आपके सवाल के जवाब देते हैं कि भाई नंबर्स को हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये नंबर्स ठीक है, तो देखिए इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि कोविड के बाद से लेकर अब तक के हालात, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें डिफरेंट की कोविड के ज़माने में। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहसियत कौम शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड का इम्पैक्ट बहुत कम आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये NCOC ने अनाउंस किया ना कि अब हम कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शन उठा रहे हैं, उस दिन यौम तशक्कुर हमें अनाउंस करना चाहिए ताकि सब लोग 2 रकात नफल जाके अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नंबर 1 सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो कोविड मैनेजमेंट की वो भी डिफरेंट तरीके से की। एक तो ये था कि वी डिडंट गो इनटू कंप्लीट लॉकडाउन, उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि इकॉनमी का मोमेंटम नहीं टूटा। देखिए इकॉनमी मोमेंटम पे चलती है ना, मोमेंटम टूट जाए ना, जैसे कि इंडस्ट्री भी होती है, उसकी मशीनरी आप बंद कर दें, उसको चलाने में आप करोड़ों रुपए लग जाते हैं दोबारा स्टार्ट करने में। तो इकॉनमी का मोमेंटम नहीं टूटा, उसकी वजह से ये हुआ कि इकॉनमी किसी न किसी चलती रही। नंबर 2 हुआ कि आपका जो NCOC है, इसने बड़ा अच्छा काम किया। आप जानते हैं बिल गेट्स भी आया था। अब बिल गेट्स भी अगर नंबर फजिंग कर रहे हैं या खामोखा में सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आया था, ये एक अलग सवाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिल गेट्स ने कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होगा और वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए आया था। तो उसकी अभी नई किताब भी आई है कि पैंडेमिक मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसने उसको केस स्टडी के तौर पर लिया है कि किस तरह एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है पैंडेमिक को कंट्रोल करने में बहुत ही मामून मददगार साबित हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी के हवाले से भी और कोविड के हवाले से भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ है चैरिटी सेक्टर बहुत बड़ा, स्पेशली कराची में। आप जानते हैं, मैं सलानी के साथ होता हूँ उनके बोर्ड पे, तो जानते हैं हमने अरबों रुपए का खाना जो था वो लोगों को बांटा, लोगों के रोजगार के लिए काम किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे भी ये होता है कि आपकी इकॉनमी का बिजनेस का पहिया टूटता नहीं है, साइकिल चलता रहता है। जैसे मैंने कहा ना, इकॉनमी जो है मोमेंटम पे चलती है। और आखिरी फायदा इसका एक बहुत बड़ा ये हुआ कि दुनिया भर में जो मैसेज ये है ना कि लोगों को इंप्रेशन पड़ा, वो ये था कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो बंद नहीं है, खुला हुआ है। नतीजा ये निकला कि वो फैक्ट्रीज जो चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में ऑर्डर प्लेस कर रही थी और जिनको ये खतरा था कि ये मुल्क मुकम्मल तौर पर बंद हो रहे हैं, यहाँ तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ये मुल्क जो चल रहा है। तो हमारी जो थी ना कि एटलीस्ट आपको याद होगा जब कोविड का पीक था उस वक्त भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया था कि आपने जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं करना। वो जो एडवांटेज हुआ ना हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का, आप जानते हैं कि जो बढ़ी हैं, स्पिल ओवर इम्पैक्ट था। मजीद साहब, चक्कर क्या है, लोग क्यों बिजनेस को इतना व्यू नहीं करते और देखते नहीं है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट आते हैं ना वो इतनी मुश्किल बातें शुरू कर देते हैं, आम आदमी की समझ में नहीं आती, वो वहीं बोर हो जाता है और कहता है यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। आम आदमी की इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। हमारे मुल्क के जो हालात हैं इनमें आप बेहतरी कैसे आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी और हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनके नंबर्स के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेगा कि हमारी रिकॉर्ड पे कितने पैसे आते हैं
और इनफॉर्मली हमारी इकोनॉमी की साइज क्या है। स्मगलिंग को, इस 2 नंबर कारोबार को, अनरजिस्टर्ड कारोबार को, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह हम सीधे रास्ते पे आएंगे। बहुत सारे सवाल है ना, ये तो हर सवाल पे जो है ना 1-1 घंटा बात करने की ज़रूरत है। अच्छा देखें, बात ये है कि स्मगलिंग तो आप समझते हैं कि स्मगलिंग हमारा बहुत बड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल से आते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारी जो फॉर्मल इकॉनमी है तकरीबन 250 अरब डॉलर की है, 258-260 अरब डॉलर की है, और इनफॉर्मल तकरीबन हो सकता है इतनी ही होगी। हालांकि ये एक सवाल है क्योंकि वो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को जो लोग समझते हैं ना, वो जानते हैं कि आप जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन बहरहाल एक जनरल एस्टिमेट ये है कि तकरीबन हमारी कम से कम इतनी है, इससे 2 गुना हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी मौजूद है। अब देखिए इनफॉर्मल को फॉर्मल में लाने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ एंगल्स हैं ना इसके भी, आप टैक्स नेट में लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको टैक्स के निज़ाम को सिंपल करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। पहले तो चोरी रोके ना सर, टैक्स तो बात की बात है, पहले तो स्मगलिंग रोकें, पहले तो बॉर्डर पे बाड़ लगाए, पहले तो वो जो तेल आता है स्मगल होके, खाने की अशिया, बिस्किट, लस्सी, दूध, टूथपेस्ट, चॉकलेट, शैम्पू, ये भी तो रोकनी होगी सर। वो तो मैंने इसी से पहले जो बात शुरू की ना, वो स्मगलिंग से की। पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ी है ना जी, एक स्मगलिंग और स्मगलिंग सिर्फ हवाला जब स्मगलिंग की जो बुनियाद होती है ना हवाला होती है। आज आप हवाले को कंट्रोल कर दें, आपकी स्मगलिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। आप डॉलर के फ्लो को कंट्रोल कर दें, तो जब डॉलर होगा ही नहीं मार्केट के अंदर तो स्मगलिंग कहाँ से होगी। हवाला जो है करंट गवर्नमेंट के आने के बाद फ़र्क पड़ा है, कम हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख लें कि जब हम अपनी आम आँख से देखें, किसी भी मार्केट में चले जाएं तो बेशुमार आपको इंपोर्टेड अशिया आपको वहाँ पे पड़ी हुई नज़र आती हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि, और हम जानते भी हैं कि हवाला हो रहा है, मार्केट में लोगों से पैसा जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो जब तक हवाला कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नहीं होगा ना, मुकम्मल तौर पर तो नहीं हो सकता, दुनिया के किसी मुल्क में, यूएस में भी होता है इतनी सख्तियों के बावजूद, लेकिन जब तक हवाला कंट्रोल नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज़ आपकी नहीं होगी। हाँ, स्मगलिंग को कंट्रोल करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, मैं आपको बताऊँ कि पिछले चंद सालों में चाहे FATF की वजह से या किसी भी वजह से, और एक ये था कि ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही थी ना, एक तो होती मनी, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान में आप सर न्यू कराची चले जाएं, छोटे छोटे बेशुमार कारखाने लग गए। बहुत ज़्यादा लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। इस वक्त वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना कर रहे हैं, डॉलर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, करेंसियां मुसलसल बढ़ रही हैं और इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आता है, अशेखरोनोश, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग गेट्स एक्सपेंसिव जैसे डॉलर बढ़ता है। डॉलर को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं अगर वजीर आजम आउट होते हैं, और अगर आउट नहीं होते हैं, वजीर आजम इमरान खान ही रहते हैं, तब करेंसी पर क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात ये है कि इस वक्त एक इवैल्यूएशन, एक परसेप्शन ये है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कि डॉलर हमारा अंडर वैल्यूड है, यानी डॉलर की जो सही वैल्यू है तकरीबन 165 के आसपास होनी चाहिए, 165-70 के आसपास। और चूँकि मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी मौजूद है, देखिए ना डॉलर के अंदर आपको नहीं पता, भी आपने खुद सवाल किया कि क्या इमरान खान जाएंगे, क्या इमरान अनसर्टेनिटी, तो बिजनेस में अगर अनसर्टेनिटी है तो ऑटोमेटिकली आपके डॉलर की वैल्यूएशन पर इसका इम्पैक्ट आएगा कि 3 महीने बाद क्या होगा। हालांकि फंडामेंटल्स को देखें ना, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारी जो है ना मसाइल की जड़ है, अभी जो फरवरी के फिगर आए हैं 2-3 दिन पहले $500 मिलियन रह गया, हालांकि जनवरी में $2.5 अरब था। तो अगर तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अभी $100 का ऑयल चल रहा है, उसके बावजूद भी हमने ये $5 का जो $500 मिलियन तक हम इसको लेके आए हैं, $500 मिलियन, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो चुनाचे फंडामेंटल बेसिस पे मुझे फौरी तौर पर कोई ऐसा थ्रेट नज़र नहीं आता। हाँ, ये था कि अगर हमारी, चूँकि हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी बढ़ रही है। सर, डू यू थिंक हमारी मार्केट फंडामेंटल्स पे काम करती है या फिर रूमर्स पे ज़्यादा चलती है? मैंने इसीलिए आपसे पहले भी चीज़ कही कि भाई जो एक परसेप्शन है बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर, वो ये है कि आपकी डॉलर की जो सही वैल्यू है वो तकरीबन होनी चाहिए 165 के आसपास। 180 पहुंची हुई है, आप 180 पहुंची हुई है। हमें इसको जो है ना, इसको ये परसेप्शन मैटर्स। मैं तो उसकी मिसाल ये देता हूँ कि अगर आप किसी जगह पान की दुकान लगाने भी अगर जाए ना, तो वो भी आप कहते हैं कि बिल्डिंग को कल तोड़ तो नहीं देगा कोई, तो वो भी आप जो है ना 1 साल पे लगा। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलें जी जनाब, ब्रेक का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक सवाल से मैं आपसे बात करूंगी क्या, लेकिन ये चीज़ एक बहुत अच्छी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि एटलीस्ट हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा कम है। जनाब, इसी के साथ ही चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है।
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ये कार्ड हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से बनवाया, तो इनको दिखाना आपको बहुत जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास वर्दा कोई स्पेशल गेस्ट भी हैं। आप बताइए, आप क्या डिस्कशन में आ रहे हैं हमारे पास? जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज दुनिया भर में टीबी से खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीजेज, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क से डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you for inviting me to this very important occasion, and I hope we will be able to इंशाल्लाह inform a lot of जी people. बिल्कुल। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल आओ टीबी मिटाओ प्रोग्राम के हवाले से काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और आप इसको हेड कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम सब जानते हैं कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है और एक दूसरे से लगती भी है, कंटेजियस बीमारी है। अब इसके इलाज मुमकिन है, लेकिन फिर भी इसकी क्या वजह है कि अभी भी 1/3 लोगों तक उसकी दवाई नहीं पहुंच पाती, या फिर लोग इस बीमारी को नहीं पकड़ पाते, या उनमें आगाही की कमी है? मसला क्या है इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गलत फहमी है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। बिल्कुल यकीनन इसका 100% इलाज है। ये जो आप पूछ रही हैं कि क्यों इतने ज़्यादा लोगों को हो रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उसकी 2-3 वजूहत मैं बताऊँ। नंबर 1, इसकी आगाही लोगों में बहुत कम है और ये बीमारी इतनी आसानी से पहचानने नहीं जाती। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो इस बीमारी को जल्दी नहीं पकड़ते। इस बीमारी के अलामत इतने वसी और इतने पेचीदा हैं कि डॉक्टर्स भी नहीं पहचानते और जो बीमारी से मुतासिर होता है वो भी नहीं पहचानता। लिहाजा बीमारी की तशख़ीस में बहुत देर हो जाती है जब तक कि पेचीदगियाँ बढ़ गई होती हैं। दूसरा ये है कि जब ये पहचानी भी जाती है तो लोग ये शर्म के मारे बीमारी के बारे में बात नहीं करते, डिनाइल में होते हैं कि नहीं, हमें नहीं हो सकता। वैसे क्या सिम्टम्स हैं इसके, अगर आप बताना चाहें हमारी आवाम को, ताकि पता हो कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? जब इसके सिम्टम्स इतने तरह के होते हैं क्योंकि टीबी के जरासीम वो जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकते हैं, सर से लेके पाँव तक। आँखों में हो सकती है, गले में हो सकती है, फेफड़ों में तो सबसे ज़्यादा आम होती है, और फिर गले में गुठलियाँ निकल सकती हैं। उसके अलावा हड्डियों की टीबी हो सकती है, मैदे की हो सकती है, आंतों की हो सकती है, जोड़ों की हो सकती है, गर्ज ये कि और दिमाग की टीबी हो सकती है। हाँ, ये तो मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस। और जितनी इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, इतनी ज़्यादा वो तेज़ी से लगती है और फैलती है जिस्म के अंदर से। लेकिन डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि जब से कोविड आया है तब से टीबी चला गया है, नज़ला ज़ुकाम चला गया है, बुखार चला गया, सारी बीमारियां चली गई, अब सिर्फ कोविड रह गया है? यही तो बदकिस्मती है ना कि कोविड की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो दिया गया। वो तो करना था हमें क्योंकि वो बीमारी इंटरनेशनल पेंडेमिक, हाँ, इट वाज अ पेंडेमिक, तो उसकी तरफ तो इतनी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया कि बाकी बीमारियों को लोगों ने भूल गया। हाँ, और पेशेंट्स पहुंच भी नहीं सकते थे अस्पताल या डॉक्टर के पास क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, लॉकडाउन हो गए, मास्क पहनने पड़े, बसों में इतनी क्राउडिंग वगैरह वगैरह, तो गरीब आवाम कैसे पहुँचेगी डॉक्टर की तरफ? इसलिए ये ज़्यादा। तो अच्छा, आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे इंडस हॉस्पिटल के तहत जो आओ टीबी मिटाओ प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत कितनी कामयाबी आप लोगों को मिली है, कितनी आगाही लोगों में आपको लगता है, नॉलेज बढ़ी है इस चीज़ के बारे में? इंडस हॉस्पिटल 2007 में शुरू हुआ और मैंने फ़ौरन ज्वाइन कर लिया, इस डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ शुरू किया और टीबी का क्लिनिक पर्पस बिल्ट जिसे कहते हैं, ख़ास टीबी का के लिए क्लिनिक बनाया गया जो पेशेंट्स के लिए बाहर खुली जगह पे बैठने के लिए जगह बनाई और अंदर जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते थे वो भी इतना अच्छा बनाया गया कि पेशेंट और डॉक्टर आमने सामने बैठते हैं लेकिन हवा पीछे से आती है, तो नेचुरल वेंटिलेशन के ज़रिए ये बीमारी डॉक्टर तक नहीं पहुँचे। अच्छा, उसके बाद हमने रुजू किया सिंध प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम और नेशनल टीबी प्रोग्राम को कि हमने यहाँ पर टीबी का क्लिनिक शुरू किया है और सारी जितनी फैसिलिटीज़ उनके पास है वो हमें उन्होंने दिया, यानी कि उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग, डायग्नोस्टिक्स यानी कि सब जिस तरह से जीन एक्सपर्ट, स्प्यूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरेज वो हमारी तक हमें उन्होंने पहुँचाया। सही। तीसरी चीज़ हमें दवाइयाँ दी ताकि हम उनको सही मानों में दवाइयाँ दे सके और जितने भी लंबा इलाज हो वो हम प्रोवाइड करते रहे। वैसे कितने अर्से तक इसका इलाज कंटिन्यू चलता है, रेगुलरली आपको लेना पड़ता है अगर आप टीबी जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? हाँ, अगर
फेफड़ों की टीबी है या यहाँ पे जो गुदूद निकले वो उसकी टीबी है, तो वो अगर सही तरह से दवा ली जाए और सही मॉनिटरिंग हो तो 6 महीने का इलाज 6 महीने के बाद बंद होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि पेशेंट को बाकायदगी से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर कोई भी दवा लेने में उसके असरात हो रहे हैं, ख़राब असरात हो रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो फौरी हमसे रुजू कर लें। लेकिन अगर बीमारी फैली हुई है जोड़ों में, हड्डियों में, आंतों में, तो फिर उसको और ब्रेन में, दिमाग में, तो उसका इलाज लंबा हो जाता है, लगभग 9 से लेके 12 महीने तक। सही। एक बहुत कॉमन जगह जहाँ पे टीबी लगती है वो रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, और ये भी बात तो क्या वजह है इसकी? क्यों कोई ख़ास वजह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती है, तो कोई ख़ास वजह है इसकी? हाँ, ख़ास तौर पे ज़्यादा उम्र रसीदा हो, उनकी हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर हों तो उसमें ज़्यादा फैल जाती है। या बाज़ दफ़ा ये कि किसी को चोट लगी हो तो उधर भी जब जहाँ पर ज़ख़म है उसमें अगर टीबी की जरासीम फैल रहे हैं तो उसमें जाकर पकड़ लेते हैं और उसके इतने बुरे असरात होते हैं, ना सिर्फ दर्द हो लेकिन वहाँ पर पस जमा हो जाता है और फिर चलने फिरने में दुश्वारी और फिर बाज़ दफ़ा पैरालिसिस भी हो जाता है। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर में जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी आवाम को टीबी से रिलेटेड? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी फ़र्द को लंबा बुखार चल रहा हो, खांसी, पेट में दर्द या किसी जोड़ में बहुत लंबा चल रहा हो बुखार के साथ साथ, तो उनके जहन में ये आना चाहिए कि मुमकिन है कि ये टीबी हो और बल्कि डॉक्टर को भी ये पहचानना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह होते हैं और फिर इलाज जब एक बार शुरू हो तो उसमें नागा ना करें। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और डॉक्टर साहब की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए अपने व्यूअर्स को बता दूं यहाँ पे कि इंडस हॉस्पिटल बहुत सारे गरीबों को मुफ्त इलाज फराम करता है। लेकिन रमज़ान का महीना अभी आ रहा है तो अपनी डोनेशंस, ज़कात, खैरात या कोई भी आप किसी की हेल्प करना चाहें किसी मरीज़ की, तो इंडस हॉस्पिटल को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद है एक बड़ी अच्छी खबर हेल्थ से रिलेटेड। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए दुनिया बोल है। Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और एक अब बहुत बड़ी खुशी की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। तलहा, अच्छी खबर यह है कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान जीत के बहुत करीब पहुंच गया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 48 घंटों के दौरान कोरोना से किसी की जान नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्बत केसेस की तादाद भी अब 1% से भी नीचे आ चुकी है। और पाकिस्तान में वबा के आगाज से अब तक 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान साहब, आप इंचार्ज हैं कोरोना टेस्टिंग लैब डाउ मेडिकल हॉस्पिटल से। थैंक यू सो वेरी मच खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बताइएगा, इतनी बड़ी खुशी की खबर है हम सबके लिए। तो जो कंट्रोल पाए, सबसे पहले इसका मैं कहूँगी कि इसका क्रेडिट जो है पूरा हमारे डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ को जाता है कि उन्होंने फ्रंट टाइम पे खड़े होकर जिस तरह दिन रात काम किया है, सल्यूट है उन सब के लिए। तो आप बताएं कि इसके बारे में क्या कहेंगे, आपके कितनी हमने इसको अचीव किया? बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक टीम वर्क है जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और गवर्नमेंट और स्पेशली मैं कहूँगा कि मीडिया का बहुत अहम रोल है कि ये सारा गेम जो है अवेयरनेस का था। और शुरू में जिस तरह कोरोना स्टार्ट हुआ काफ़ी इबाहम थे, लोगों को शुकूक शुबहात थे कोरोना के बारे में, मिथ्स थे बहुत सारे। फिर वैक्सीनेशन जब आई उसके बारे में बड़े मिथ्स थे। तो मीडिया का रोल मैं यकीनन बहुत अहम देखता हूँ कि इसने बड़ा अहम पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा जो तिब्बी अमला है उसका, और फिर गवर्नमेंट ने जिस तरह इकदाम उठाएँ वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि लास्ट 24 आवर में कोई डेथ्स नहीं हुई। और जो नंबर ऑफ़ केसेस है दैट्स अबाउट टू टचिंग द ग्राउंड, तो ये बहुत बड़ा जो है ना बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि स्टार्ट में हमने देखा था कि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि लोग कोविड को मानने से इनकार कर रहे थे, कहते कोई चीज़ है ही नहीं। तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से लोगों को इस चीज़ को एडमिट करवाया, उनको समझाया, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आजकल का जो दौर है वो इन्फॉर्मेशन का है, और इन्फॉर्मेशन का जिस तरह एक पॉजिटिव रोल है, उस साइड पे नेगेटिव इन्फोडेमिक जिसको हम कहते हैं कि फेक न्यूज़, और लोग जो अपने तरफ से चीज़ें बना के सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं, फिर उसको
रिकवर करना, पॉजिटिव की तरफ लाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें डॉक्टर्स जो सोसाइटी है, पैरामेडिक्स हैं और फिर मीडिया पे स्पेशली को मौका मिला, पहली बार जिस तरह अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो पहले मेरा ख्याल में बिफोर कोविड बहुत कम लोग मीडिया पे आते थे और इसके बारे में प्रीच करते थे, लेकिन इसमें बहुत एग्रेसिवली मीडिया ने अहम रोल प्ले किया और मुसलसल हम ये बात करते हैं कि कोरोना एक वबा है, बल्कि पूरी आलमी वबा है, पूरी दुनिया ने को इसने इफेक्ट किया। अब तकरीबन 500 मिलियन लोग पूरी दुनिया भर में इफेक्ट हुए, तो ये एक हकीकत, इसको आप जुटला नहीं सकते। तो ये एक वायरस है और टाइम लगा हमारे आवाम को, जिस तरह कुछ पोर्शन होता है जिसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आबादी की अक्सरियत अगर आप देखें जिस तरह वैक्सीनेशन हुई है तो उन्होंने इसको मान लिया है और इस हकीकत को जान चुके कोरोना एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, लेकिन इस पर काबू भी पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि सबकी वैक्सीनेशन अभी लोग करवा रहे हैं, हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो अभी भी मजीद हमें एहतियात की जरूरत है, ये कंटिन्यू रेगुलरली? मेरा कंसर्न ये है खान साहब की इस खबर को सुनने के बाद लोग बोलेंगे अरे कोरोना तो खत्म हो गया, चलो भाई निकलो, गले मिलो, हाथ वाथ धोना छोड़ दो, मास्क पहनना छोड़ दो, कोरोना खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, कोरोना भी है। जिस तरह आपने कहा कि हम जीत के करीब हैं, तो जीत के करीब होना और आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक, बहुत सारे मैचेस ऐसे थे अक्सर अगर आप आखिरी ओवर में हार जाते हैं, अगर आप एहतियात नहीं करते और उस मैच स्टिल ऑन है, आप जीत के करीब, आपके काबू में आ चुका है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है सारे एहतियाती तदाबीर छोड़ दें। 100% जो है इस वक्त क्लियर नहीं हुआ, वायरस मौजूद है, एग्जिस्ट करता है और कुछ मुल्कों में अभी भी काफ़ी शिद्दत से ये एक लहर आई हुई है। स्पेशली पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है, और तमाम जो स्टेक होल्डर है उनकी मेहनत की वजह से बहुत काबू में आ चुका है, लेकिन इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इसको दोबारा सर उठाने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर मेरा सवाल वहीं आपसे खड़ा है कि क्या अभी भी हमें उन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है या वैक्सीनेशन में रेगुलरली लगवाना चाहिए? क्या कोविड के जो वायरस था उसमें कुछ कमी कुछ हद तक आई है? क्योंकि पहले जब हमने फर्स्ट वेव देखी थी वो बहुत ज़्यादा सिवियर थी, सेकेंड वेव भी उससे भी ज़्यादा सिवियर थी, फिर थर्ड थोड़ी सी कम हुई, फिर ओमिक्रॉन आया, फिर उसके बाद मजीद जो है वो कमी आती गई उसमें। एहतियाती तदाबीर हमें बहुत लाजमी हमें करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जो कारोबारी दुनिया है वो भी चलता रहना चाहिए, माशी जो मामलात हैं वो चलने चाहिए और वो काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ केसेस बहुत डाउन हो चुके हैं और हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो काफ़ी हाई जा चुका है। तो इसमें जो पंच लाइन है वो वैक्सीनेशन है, जो विनिंग कम्बिनेशन जिसका बनता है कि वो SOPs प्लस वैक्सीनेशन, और हमारा तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस वक्त वैक्सीनेटेड है और मुसलसल ये जारी है, इसको गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म नहीं किया। अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन अभी भी लाजमी है, बूस्टर डोज लगवाते रहने चाहिए, बूस्टर डोज वक्त के साथ साथ लगाते जाना चाहिए और सर्वेलेंस लाजमी रखना चाहिए का गवर्नमेंट इस पर इक़दाम उठा रही है कि सर्वेलेंस का सिस्टम अभी भी जारी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वेरिएंट आता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो अब बिल्कुल वायरस काबू में है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन विजिलेंट रहना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। खान साहब, आप जो हैं कोरोना टेस्टिंग लैब के इंचार्ज हैं हॉस्पिटल में, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो कितने टेस्ट हो रहे हैं रोज़? ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग का नंबर कम हो रहा है। दूसरा सवाल ये है, जो टेस्टिंग किट्स हैं उसकी मयार के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता था कि यार ऐसी खबरें भी आती थी डॉक्टर साहब यार ऐसी किट्स आ गई हैं जो सब नेगेटिव आएंगी, ऐसी किट्स आ गई हैं जो सब पॉजिटिव आएंगी। रोशनी डालिएगा सर इस पर। बिल्कुल, हमने बिल्कुल डे 1 से हमारी लैब वाहिद लैब है जो फर्स्ट टेस्टिंग स्टार्ट की है पब्लिक सेक्टर में और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लाखों की तादाद में फ्री ऑफ चार्ज टेस्टिंग कर चुके हैं, क्योंकि बीइंग इन गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सपोर्ट के साथ और हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं। किट्स हमारे पास आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार किट्स है। कुछ सेक्टर लैब्स ऐसी हैं जो मशरूम लैब्स हैं जो टेस्टिंग करती है और वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन अक्सरियत जो लैब्स हैं कि जो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है और ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, तो उसकी टेस्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वांटिटी का जो पॉइंट है, यकीनन वो जब नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं तो नंबर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट निस्बतन कम हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज से हमें आइडिया होता है। और जितने केसेस अभी आ रहे हैं इस वक्त कितनी टेस्टिंग हो रही होगी सर? इस वक्त बहुत निस्बतन कम हो रही है। कितनी अंदाज़न एक दिन में तकरीबन एक स्टैंडर्ड था जो तकरीबन हम सिंध से 20,000 टेस्ट करते थे, अब मेरे ख्याल में तकरीबन 15,000 तक ये कम हो चुकी है। तो और इस क्योंकि नंबर अब ये जो पॉजिटिव टेस्टिंग की वजह से नंबर बढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव केस के हमने 10 कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करने हैं, तो इसका प्रोपोर्शन इस तरह है कि अगर एक पॉजिटिव केस आता है तो उसके एवरेज जो 10 कॉन्टैक्ट्स है उसको टेस्ट करना होता है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस कम है तो कॉन्टैक्ट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टेस्टिंग कम हो जाती है।
सही। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है, क्या ये कि हम कहेंगे टेस्टिंग किट की वजह है कि अगर हम एक जगह से टेस्ट करवाते हैं तो आपका कोविड पॉजिटिव आता है, अगली जगह से करवाएं तो नेगेटिव आ जाता है, ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट नेजल स्वाब से होता है, ये ब्लड से टेस्ट नहीं होता है। जो बाकी टेस्ट है अक्सरियत जो ब्लड के टेस्ट है वो यूनिफॉर्म सैंपल होता है। अब नेजल स्वाब के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग जो है सही ले नहीं पाते हैं। जो इसको हम कहते हैं प्री एनालिटिकल जो टेस्ट करने से पहले जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा फैक्टर है कि इन्फेक्शन किस स्टेज पे है। अगर किसी को तकरीबन मतलब ऑलरेडी 10-15 दिन हो चुके हैं और वो 10वें दिन टेस्ट करेगा तो बहुत लो पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी और एक दिन बाद जब वो करेगा तो वो नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब अर्ली उस पर करेगा तकरीबन 10 दिन का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट पॉजिटिव आती है। लेकिन बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल आखिर में चांसेस यही है कि फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो जो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल है। क्वालिटी ऑफ लैब्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इशू है क्योंकि ये ब्लड टेस्ट नहीं होता है, नेजल स्वाब से होता है, तो कलेक्शन ऑफ स्वाब, क्वालिटी ऑफ स्वाब और ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन का दौरानिया है या किस स्टेज पे आप सैंपल कलेक्ट करें ये भी बहुत क्रिटिकल है, जिसकी वजह से तो किस स्टेज पे सैंपल कलेक्ट होना चाहिए? आइडियली तो अर्ली डिटेक्शन इज़ बेस्ट कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लें फर्स्ट 3-4 दिन में अगर आप, और उसका फ़ायदा भी है क्योंकि बाद में अक्सर टेस्ट पॉजिटिव भी आता है लेकिन वो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्टिव नहीं है। 10 दिन के बाद जो है वो वायरस। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, ना नज़ला होता है, ना खांसी होती है, ना गले में खराश होती है। एसिम्प्टोमेटिक। यही इस वायरस का जो है यूनिक इशू है जो कि हम कहते हैं कस्टमाइज इफेक्ट है। हर बंदे के साथ ये डिफरेंट डील करता है, एक नया वायरस है और समझने भी हमें टाइम लगा क्योंकि अभी शुरू में आप देखें टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी नहीं थी और डॉक्टर्स भी रेडी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आ चुकी है, टेस्टिंग क्वालिटी बढ़ चुकी है। सीक्वेंसिंग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनजीएस हमारे लैब में भी है जो नए वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कुछ लोगों में बिल्कुल ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उसके मुदाफ़ती निज़ाम किसी का स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी उसमें वैक्सीन या लगी है या पहले से उसका एक्सपोजर हो चुका है, उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद है, तो उसका रिस्पांस एग्रेसिव होता है बंदे का और वायरस सप्रेस हो जाता है, इतना सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। लेकिन कोई बंदा जो पहले से उसका मुदाफ़ती निज़ाम वीक है या उसको कोमॉर्बिडिटी है तो उसमें एग्रेसिव जो है सिम्टम्स आते हैं और कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कोई ICU तक चले जाते हैं। तो ये एक कस्टमाइज इफेक्ट है इस वायरस का जिसकी वजह से शुरुआत भी शुरू के दिन में कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, इन्फेक्शन आपने जाली पॉजिटिव दिया, आप जाली पॉजिटिव नहीं होता लेकिन क्योंकि वो बंदा एसिम्प्टोमेटिक रहता है इसलिए वो बिलीव करने को तैयार नहीं होता। और ये समझाने में हमें टाइम लगा कि ये कुछ 80% से ज़्यादा लोग तो वैसे ही सही हो जाते हैं, उनको कोई सीवियर सिम्टम नहीं होते। ओनली 20% ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाना उनको पड़ता है और उसमें सिर्फ 5% मजीद जो है वो ICU तक जाते हैं और उसमें 2% टोटल जो है डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई है कि 100 में से 2 लोगों की सिर्फ डेथ्स होती हैं। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कुछ भी हो हमने एटलीस्ट कोविड में ये सीख लिया, कोविड-19 में, कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, जो कि बहुत बड़ी बात है और तमाम आपको बीमारियों से महफूज रखने के लिए कामयाब तर साबित हो सकती है। जी डॉक्टर सईद खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, इंचार्ज कोरोना टेस्टिंग लैब डाउन मेडिकल हॉस्पिटल से हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त। जब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर शामिल करते हैं, कुछ लाइटर साइड बात करते हैं, टिकटॉकर की बात करते हैं। टिकटॉकर को अजनबी शख्स से मजाक करना बहुत महंगा पड़ गया और लेने के देने पड़ गए, जिसकी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार होते हैं और कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं और नित नए तरीके भी अपना लेते हैं, मगर बाज औकात कुछ तरीके इंतहाई महंगे पड़ जाते हैं। एक शहरी पर प्रैंक करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में एक 21 साला टिकटॉकर को अवामी मकाम पर एक शख्स से मजाक करते हुए देखा जा सकता है। ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में टिकटॉकर पाइप को मेगाफोन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। ओहो, ये वैसे ये बात से एक तो टिकटॉकर्स का मुझे समझ में नहीं आता, सस्ती शोहरत जैसे कि कहा कि पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। आपको पता है कि इस तरह से अगर आप किसी के करीब जाएं, किसी अजनबी के, तो ये हमलावर होने के ज़मरे में आता है। ऑफ कोर्स प्रैंक्स एक लिमिट तक करनी चाहिए और अगर किसी की आप प्राइवेसी इन्वेट करेंगे तो वो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है और आप मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। और आई थिंक ये एक नेचुरल रिएक्शन है कि कोई भी अगर एक अजनबी आके आपके करीब कान में कुछ कह रहा है या चीख रहा है तो वो एक आपका नेचुरल रिएक्शन आता है। ये राइट, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दुनिया बोल में हीरो पाकिस्तानी। हमारे साथ रहिए।
जी हाँ, आ जाता है, पता लगता है जिंदगी में एक जी हाँ, जी हाँ, राइट। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। स्टूडियो में डिस्कशन जारी है और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करेंगे, खेल से जुड़ा है। हम बात करेंगे तन साजी की, बॉडी बिल्डिंग की। लेकिन इन बॉडी बिल्डर्स को ऐसी रिकग्निशन नहीं मिलती है, वो स्पॉटलाइट नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। सैडली मेरा नजरिया ये है, और आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में अगर किसी खेल को स्पॉटलाइट मिलती है, फंड मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, दैट्स क्रिकेट। बाकी तमाम तर स्पोर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि आज हमारे पास ना स्क्वॉश चैंपियंस बचे हैं, ना हॉकी चैंपियंस बचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिनों पहले स्नूकर चैंपियन आ गया हमारे मुल्क में, वरना वो भी चले गए थे। तो मेरी नज़र में तमाम स्पोर्ट्स को उसी तरह उसी कदर की निगाह से देखना चाहिए जिस तरह हम क्रिकेट को देखते हैं। ये खिलाड़ी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तनसाज बड़ी मेहनत करके बॉडी बनाते हैं, बड़ा महंगा इनकी डाइट होती है, बड़ा मुश्किल इनका सफर होता है, बड़ी कुर्बानियां होती हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बिजनेस प्रेशर होता है, मौशी हालात होते हैं, डाइट होती है। और जिस सफर से ये गुजरते हैं, देखने वालों को उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि ये कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचे हैं। इनका हक क्या है, मिनहसल कौम हमें सोसाइटी का हिस्सा होते हुए किस तरह इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरह इनको सराहना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन यही डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तीन बड़े खतरनाक बॉडी बिल्डर स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद जाहिर हुसैन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, पूरी जिंदगी आपने बॉडी बिल्डिंग को वक्फ कर दिया। और उनके साथ मिस्टर कराची और मिस्टर जूनियर कराची मौजूद हैं, रब नवाज मिस्टर कराची और मुबशिर मिस्टर जूनियर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टूडियो। अच्छा, पहला सवाल जाहिर साहब, क्या वजह है कि बॉडी बिल्डर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है? भाई खुद खाओ, खुद कमाओ, जिम से कमाओ, उसी से डाइट भी चलाओ, वाटर लेवल भी गिराओ, मेहनत भी करो और घर भी चलाओ, क्यों इग्नोर किया गया है? बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा शौक है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ, सबसे महंगा शौक है। बस इग्नोर इसलिए कर दिया जाता है। एक छोटा कॉस्ट्यूम पहन के लड़का पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ करके डाइट, कुर्बानियाँ, लाइफ की स्ट्रगल्स, अपना सुकून, हर चीज। ये छोटे से कॉस्ट्यूम से परेशान होते हैं लोग, क्योंकि मैंने नोट किया कि मैंने भी अपने प्रोड्यूसर साहब से बोला कि यार इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स आए हैं स्टूडियो में, ये जरा फ्लेक्स करके शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखाएं, तो वो शर्मा गए। नहीं जी, कैमरा शायद अलाउ नहीं करेगा, मुश्किलात हो जाएगी। मेरी नजर में इन जो मेहनत की है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। जी जाहिर, ऐसा ही है। इसमें इतनी एफर्ट्स हैं, इतनी कुर्बानियाँ बता नहीं सकते। 24 आवर्स किस तरीके से शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में, शायद इसका अंदाजा एक बॉडी बिल्डर ही कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला नहीं कर सकता। डाइट मॉर्निंग से शुरू होती है, 6 मील इन डे लेनी पड़ती है, हर 3 आवर्स के बाद आपने मील लेनी है। कितने स्पॉन्सर हैं आपके पास, किसने सपोर्ट किया आपको? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स हैं प्राइवेटली। खुद आपने हाथ पैर मार के जमा किया? हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि जिम्स में ट्रेनर्स होते हैं, लड़के प्लेयर्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स कराते हैं, होम कंसल्टेंसी कराते हैं, वहीं से अपने दाल माश का बंदोबस्त करते हैं। सर जाहिर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हर बॉडी बिल्डर, सीनियर बॉडी बिल्डर जो मुकाबले के लिए लड़ रहा होता है, उसको कोई ना कोई स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो स्टेरॉइड नहीं लेगा तो वो मुकाबला ही नहीं लड़ सकता, क्योंकि बाकी सब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो मजबूरन उसके पास यही ऑप्शन होता है कि मैं नेचुरल डाइट पे बॉडी नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, 6-8 गोलियां रोज सुबह खानी पड़ेंगी ताकि मैं इतना पंप हो सकूं। स्टेरॉइड्स का मसला पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कोई अलग अलग ले रहा है। स्टेरॉइड का इशू असल में ये यहाँ से बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हर पूरी दुनिया स्पोर्ट्स में। आप फुटबॉल में भी ले सकते हैं, क्रिकेट में भी ले सकते हैं, हॉकी में भी ले सकते हैं, पर उनमें पाबंदियां हैं। वो वहां पे चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ पे तो लीगल है भाई, सबने लगाना है। यहाँ पर इंसान, मैं एडवाइस करूंगा पर्सनली कि अबव 40 ईयर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड बनी ही अबव 40 के बाद। लेकिन उसको रेगुलेट तो करें, उसको आप मॉनिटर तो करें, सही तरीका तो बताएं कि भाई ये टेस्टेड है, ये ट्रायल है, ये वाला स्टेरॉइड सही है। हर कोई अपना अपना लगा रहा है, अपना अपना बना रहा है, ये क्या चक्कर है? शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए, एक लॉन्ग लास्टिंग हर चीज़ का एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार पर चले। शॉर्टकट रातों रात कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता, रातों रात कोई क्रिकेटर नहीं बनता। सैयद जाहिर साहब, सैडली पाकिस्तान का सबसे फेवरेट स्पोर्ट है शॉर्टकट। जहां शॉर्टकट मिल जाए वहां लग जाओ। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करना चाहूंगा रब नवाज साहब से, मिस्टर कराची। रब नवाज, कैसी जिंदगी गुजरी, कितनी मुश्किलात थी अपने टारगेट्स अचीव करने में, मुझे जरा बताओगे? वाटर लेवल गिराना क्या होता है, अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरे लिए, अगर मैं इसको इस तरह नहीं लेता, अक्सर लोग बॉडी बिल्डिंग को इस तरह लेते हैं, सारे यंगस्टर इस तरह लेते हैं कि बस 2 महीने की पागलों वाली प्रेप करनी है और आना है, कॉम्पीट करना है और बस चले जाना है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, नो डाउट, लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं इसको एज अ लाइफस्टाइल लेता हूँ। अगर मैं 6 महीने पहले भी देखूँ तब भी मैं रेडी था, मैं अगर 8 महीने पहले भी देखूँ मैं रेडी था। मैं इस लाइफस्टाइल को एंजॉय करता हूँ। तो जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते तो उसकी पूरी तरीके से, जिस तरह स्टीरॉइड की आपने बात की, अगेन शॉर्टकट, अगर मेरे पास 8 महीने हैं तो आई डोंट नीड दैट। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया? मैं स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया या नहीं किया? किया है? नहीं।
कभी नहीं किया, किसी मुकाबले के लिए नहीं। बट मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ। बताएं। कुछ पेप्टाइड्स होती हैं और कुछ जनरल मेडिसिन होती हैं जहां हम कहीं कहीं यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड थिनिंग एजेंट होते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो इंसुलिन को कार्ब्स को शटल करें मसल के अंदर। कुछ सप्लीमेंट्स हो गए या कुछ वो चीज़ें जो डायबिटिक के पेशेंट्स यूज़ करते हैं, ये चीज़ें कहीं कहीं टेक्निकली यूज़ करनी पड़ती है ताकि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर रहे। राइट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा मुबशिर आपसे, व्यूअर्स को अंदाज़ा नहीं होगा, हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, फजर से लेकर मगरिब तक पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा गला सूख जाता है, हम कहते हैं बहुत थक गए, हमसे काम ना लो। ये जब इनका मुकाबला होता है बॉडी बिल्डर्स का, तो ये 4-4, 5-5, 6-6 दिन पानी को हाथ भी नहीं लगाते, अपना वाटर लेवल गिराते हैं। मुबशिर जरा बताओ इस वाटर लेवल गिराने का प्रोसेस क्या होता है? वाटर लेवल गिराने का प्रोसेस ये होता है कि आपकी बॉडी में वाटर होता है, उसको ड्रॉप करना होता है, यानी मसल ड्रॉप करने से क्या होगा? नजर आएगी फिर आपकी बॉडी में ना, तो एक मसल आपका शार्प और नीट और क्लीन नजर आएगा बिल्कुल। आपने कब से पानी नहीं पिया? आपका मुकाबला कब है? मेरा 2 दिन होगा। 2 दिन हो गए आपने पानी को हाथ भी नहीं लगाया है, और मुकाबला कल है, आने वाले मुकाबला कल है। अभी भी हम बैठे हैं तो पानी ड्रॉप करके बैठे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस कंडीशन में ज़ाहिर साहब आप इंटरव्यू देने आए हैं, चल फिर के आए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत डाउन होती है, इनको दिन में 3-3 पार्ट्स की ट्रेनिंग करनी होती है और बात करने की ताकत नहीं बचती है। लेकिन फिर भी आप इनको यहाँ ले आए, आपका शुक्रिया। लेकिन ये सफ़र बड़ा मुश्किल है ज़ाहिर भाई, आपके चैलेंजेस इस वक्त फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? चैलेंजेस ये कि अगर ये लोग जिस तरीके से चल रहे हैं अपनी प्रेप को लेके और एजुकेटेड पर्सन है, तो इन लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ हमारे साथ जो गुज़िश्ता सालों में हुआ, वहाँ अनएजुकेटेड पर्सन ज़्यादा थे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। ऐसा ही है, एजुकेटेड पर्सन बहुत आ गए हैं जो समझते हैं बॉडी बिल्डिंग को, पढ़े लिखे हैं और इवन के कोर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे कोर्स कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग हैं, अपने दाल माश का बंदोबस्त कर सकते हैं। सर कोर्स करना जरूरी इसलिए भी हो गया ज़ाहिर साहब, क्योंकि आजकल यूट्यूब ट्रेनर्स बहुत आ गए हैं, यूट्यूब पे 6 वीडियोस देखनी है और ट्रेनर बन जाना है। अच्छा ये बताइए, जब भी हम बॉडी बिल्डिंग का कोई मुकाबला देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई झगड़ा ऐसा होता है कि मैं नहीं मानता इस जूरी को, ये मेरे साथ गलत फैसला हो गया, ये मेरे बेटे के साथ जुल्म हो गया। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए इसका एक छोटा सा मैं आपको एक कॉम्पैक्ट बता दूं, वो ये कि हर बंदा जो घर से निकलता है इवन कॉन्टेस्ट में जाने के लिए, वो अपने आप को रेडी करके निकलता है आई एम द विनर, बट ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली उसको जब स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, उसके साथ और भी कंपटीटर होते हैं स्टेज पे, जब वो कॉन्टेस्ट में जब वो सेकंड होता है, थर्ड होता है, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। क्योंकि कुछ हमारे मेजॉरिटी में ऐसे टीचर्स हैं जो जहन में ये डाल देते हैं कि यू आर दी बेस्ट, यू आर दी विनर, बट वो अनफॉर्चुनेटली सेकंड होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ को। ये हर जगह है। ये बताइए कि इतनी एसोसिएशंस क्यों है बॉडी बिल्डिंग? हम देखते हैं हमारे मुल्क में जी फुटबॉल की 4 हैं, बॉक्सिंग की 5 हैं, बॉडी बिल्डिंग की 6 हैं, ओलंपिक्स की 3 है। इत्तेफाक नहीं है, यूनिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में कितनी एसोसिएशन? आप ही की बात को लेकर चलता हूँ, यूनिटी नहीं है। इसके साथ कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी चल रही है, PSB है, ओलंपिक है, बस इनकी खींचतान के चक्कर में, इनके डिपार्टमेंट्स को लेने के चक्कर में ये सारा सिनेरियो बना हुआ है। एसोसिएशन के अंदर फिर आप एक चीज़ समझते होंगे, पॉइंट के हिसाब से वोटिंग होती है, रेटिंग होती है, इनका एक अपना सिस्टम है। जब किसी को अपनी सीट चाहिए होती है तो वो अपने नीचे डफर की टीम बना लेता है, वो डफर कभी आने नहीं देता ऊपर। लेकिन टैलेंट कितना सफर करता है? टैलेंट देखें, यूथ के लिए सब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन की जितनी भी पैरेलल एसोसिएशन है यूथ के लिए काम कर रहे हैं, इवन हम भी यूथ के लिए काम कर रहे हैं। यूथ के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, आगे प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। मगर सवाल यहाँ पे दूसरा पैदा होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास कैसा है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। WBPF हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स फेडरेशन। मैं कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म वो है जो न्यू जनरेशन यूथ के लिए एथलेटिक फिजिक्स, मॉडल फिजिक्स, इवन के स्पोर्ट्स एथलेटिक, जूनियर, इवन मैन फिजिक्स, मास्टर कैटेगरी, तमाम लोगों को वेलकम करती है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली। चलिए दुआ करते हैं कि प्लेटफॉर्म और बढ़े। मैं अच्छा आपकी बात के साथ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। कल जो कि हमारा मिस्टर सिंह का इवेंट होने जा रहा है फ्राइडे आर्ट्स काउंसिल में, जी जी, तो बहुत बेहतरीन इवेंट है। मैं होप्स हूँ कि हमारे कराची के प्लेयर्स बहुत अच्छे वर्किंग करके आए। इसके साथ एक हमारी पाकिस्तान की बिग चैंपियनशिप होने जा रही है, फर्स्ट रेंजर्स चैंपियनशिप, जिसका पूरा पैटर्नाइज रेंजर्स ने किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रेंजर्स का, पाक आर्मी का, कि जिंदाबाद है कि उन्होंने किस तरीके से हमारी बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट किया है और अपने पैटर्नाइज तरीके से लेके चल रही है। आई विल सेकंड यू ऑन दिस, क्योंकि DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार
हसन चौधरी साहब काफ़ी एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कल भी इन्होंने 23 मार्च को भी उन्होंने बड़ा अच्छा बॉक्सिंग इवेंट रखा था, यौम पाकिस्तान बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये बताइएगा, बड़ा सोचते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, हम लोग बड़े मोटे और हमारी डाइट बहुत ज़्यादा है। ज़रा बताइएगा भाईजान, आपकी डाइट कितनी है रबनवाज साहब? डाइट दिन में कितने अंडे हैं, कितनी मुर्गियाँ? अराउंड 12 एग्स, 12 दर्जन अंडे। चिकन लाइक केजी ऑफ चिकन, 1 किलो चिकन पर डे, पूरे दिन में बस 1 किलो। हाँ, मैं समझ रहा ज़्यादा खा रहे हो। यही गलती है जो पुराने बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उनको बीमारियां हो रही हैं और मसले हो रहे हैं। हाँ, वो लंबी उम्र नहीं जीते हैं, 45-50 से पहले हार्ट अटैक हो जाता है। कला भाई मेरी उम्र 45 है जी, आई एम स्टिल यंग। मैं तो यंग ही बोलूंगा अपने आप को, क्योंकि आई एम फिट। बाल काले करते हैं आप या नेचुरली काले? नेचुरली थोड़ा सा बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नेचुरली है। फिर तो यानी आप फिट हैं। बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक्सेस प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है, अब आपकी बॉडी को इतनी नींद नहीं होती, तो क्या होगा, किडनी पास आउट करेगी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बॉडी बिल्डर। अब हम ये देखते हैं कि वो 10 साल बाद वो बॉडी बिल्डर गायब हो जाता है। दैट्स द रीज़न कि उसने अपनी इंटरनल हेल्थ को बिल्कुल नहीं देखा, जितनी नीड है उस हिसाब से नहीं लिया। इंटरनेशनली हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर 3-4 मील से कहते हैं यार बस एक साथ 1 किलो चिकन खा लो, फिर 4-6-8 घंटे बाद खाएंगे, रूटीन आसान करने के लिए। लेकिन अगर आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स देखें जो डिसिप्लिन होते हैं, हर 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स खाते हैं, ताकि उनके पेट पे भी लोड ना आए, बल्क भी ना हो, ब्लोटिंग भी ना हो, और एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कर सके। तो ये प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो फिर इसकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी, वरना तो फिर वही आप जो कह रहे हैं बात। मैं रबनवाज भाई की बात को आगे लेके चलूँगा, उसमें थोड़ा सा इस तरह से आप समझ लें कि आपने मील लेनी होती है होल डे, 6 मील, हर 3 आवर्स के बाद आपने मील लेनी है। एक लिमिटेड मील लेनी है, ग्राम्स में वो लेनी है, और उसको एक कार्ब्स की सूरत में उबला हुआ खाना है ना, सारा उबला हुआ, बिल्कुल उबला हुआ, ना नमक ना काली मिर्ची। गुड फैट भी लेना है हमने, फैट को लोग भूल जाते हैं, गुड फैट भी लेना है, कार्ब भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, ये सारी चीज़ें हमने, फाइबर डाइट भी लेनी है, ये सारी चीज़ें हमने 6 मील में डेली चलाते हैं। और जैसा कि आपने अभी शुरू में जिक्र किया कि वाटर, अब जैसे कि कल इवेंट है, वाटर हमने बहुत बॉडी से आप वाटर कर रहे हैं, दोनों की जबानें सूखी हुई हैं, बातें भी कर रहे हैं, मुश्किल नहीं कर भी है। और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने गुजारिश कर दी है, क्योंकि उनके पास एक्सरे की आंखें हैं, वो चाहते हैं कि ये दोनों शर्ट पहनकर अपनी बॉडी पोज करके दिखाएं व्यूअर्स को। बॉडी कैसे एक्सपोज करेंगे, शर्ट को वो करके थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा एक्सरे आंखें यूज करेंगे, प्रोड्यूसर साहब सब नजर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सीट बैठे बैठे ही करवाएं प्रोड्यूसर साहब, या खड़ा करवा दें? बैठे बैठे ही अपने बाइसेप्स दिखाएं, जरा डोले गौर से देखिए। कैमरामैन जरा डोलों पे हमें जो है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है इन बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहनत है। और अब बहुत मेहनत है, यकीनन बड़ी मेहनत है। अच्छा, एक चीज बड़ी मैं नोट किया कि जब स्टेज पे होते हैं ना, सब सीरियस होते हैं सैयद बादशाह, और स्टेज पे ना स्माइल कम कर रहे होते हैं, बॉडी दिखा जरूर रहे हैं, पोजिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको, ये मेरी नजर, व्हाट आई हैव सीन, मेरा परसेप्शन ये है कि हमारे खिलाड़ियों को मौका बड़ा कम मिलता है स्टेज पे आने का। तो जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो सीख रहे होते हैं कि जी पोज कैसे करना है, ये बैक पोज, और उनको गाइड किया जा रहा होता है कि अब ये वाला पोज दीजिए, ये वाला पोज दीजिए। स्टेज पे आना बहुत जरूरी है, और इनके दिमागों में ये होना चाहिए कि हम जीते या हारें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम खेल रहे हैं, यही हमारी जीत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब फिजिक्स बनाना कोई कमाल नहीं है, फिजिक्स को एक्सपोज करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एंड डिफिकल्ट, मुश्किल भी है, बिल्कुल मुश्किल भी है, क्योंकि आपको 1 साल आपने प्रेप करिए, आपको सिर्फ आपको वहाँ पे 5 मिनट मिल रहे हैं स्टेज पे, अपने 1 साल की मेहनत को आपने 5 मिनट में दिखाना है। वही मेन चीज़ है, क्योंकि कलाकारी ही वही है जहाँ आप अपने आप को दिखा रहे हैं। किस तरह हम अपने एथलीट्स को बाहर मुल्कों तक भेज सकें? हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बेसिकली इसका सिलसिला ये है कि ट्रायल्स होते हैं। ज़ाहिर भाई आखिरी बार कब बाहर गया है? अभी उज़्बेकिस्तान गई थी। आखिरी एक तस्वीर आई थी आतिफ की आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ, जो बड़ी मशहूर हुई थी, और जब सब पाकिस्तानी खुश हुए थे कि यार इतना बड़ा वेट लिफ्टर के सबका आइडल था, और उसने आतिफ का जिस तरह हाथ उठाया था, और वो तस्वीर हर किसी ने शेयर की थी, वायरल हुई थी, अमेजिंग, हमें बड़ा फख्र हुआ था। लेकिन आतिफ के बाद कोई और नहीं आया। आतिफ अनवर हमारा कुलीग्स है, साथ ही ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, और अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, तो वो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे भी गया। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि ये बच्चे, इनको कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, आपकी पज़ेराई चाहिए, इनको पब्लिक की पज़ेराई चाहिए, गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास अपने स्पॉन्सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, हमारे पास। जब हम बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसको तो नॉर्मल रखें, आसान कर दें, एटलीस्ट नॉर्मल, स्पोर्ट्समैन के लिए प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। सर एक बात बताएं ना, देखिए क्रिकेटर अच्छा होता है तो उसको कितनी सारी नौकरियां मिलती हैं निजी बैंक्स में, ये बॉडी बिल्डर्स को कोई नौकरी देता है? जिम में मिल सकती है, जिम में ट्रेनर ही बनेगा, कोई इदारा उनको सपोर्ट करने के लिए जॉब नहीं देता। क्यों? क्या ये एथलीट नहीं है? क्या इसने कम मेहनत की है किसी क्रिकेटर से? क्या इसमें टैलेंट कम है? क्या ये पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकता? ये सारी खूबियां इनमें मौजूद है, बट
सैडली हमारी सोसाइटी इन एथलीट्स को इग्नोर करती है। नहीं करना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये खुशकिस्मत हैं और बड़े इनके ताल्लुकात हैं कि इन्होंने निजी इदारे से, प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सर जमा कर लिए। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, कितने एथलीट्स हैं, कितने ट्रेनर्स हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा स्पॉन्सर मिल जाए, बस खिलाड़ी की डाइट पूरी हो जाए। बिल्कुल नहीं मिलती। किस तरीके से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कई हजारों ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद गवर्नमेंट की नजर हम पर पड़ेगी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो एथलीट हमारे मिस्टर कराची हैं, जूनियर कराची हैं, एजुकेटेड पर्सन है, ये जैसे मिस्टर कराची, जूनियर कराची अंडर 22 है, इनको गवर्नमेंट जॉब दे दे इनके लेवल के मुताबिक। यही बस मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से कुछ मत दे, सरपरस्ती भी ना करे, एटलीस्ट इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि हमारे जो पीएम है वो माशाल्लाह दुनिया जानती है, वो खुद स्पोर्ट्समैन है। तो मेरी डायरेक्ट पीएम से गुजारिश है कि ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जो चैंपियन बनते हैं एयरली हमारे, ये पता क्या है तला भाई, ये 4 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक ये मेन चीज़ है। ये मिस्टर कराची है, ये जूनियर कराची, 4 लोगों के रिप्रेजेंटर हैं, ये एम्बेसडर हैं हमारे पाकिस्तान के कराची के। यही कल सिंध जाएंगे, यही पाकिस्तान भी बनेंगे, यही पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का फ्लैग भी रोशन करेंगे। ये एम्बेसडर है, इनको एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। कुछ नहीं करें, गवर्नमेंट पذराई दे और एक गवर्नमेंट जॉब इनके लिए सालाना 2 गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ लोग ऐसे हैं बॉडी बिल्डिंग में 80% लोग उस तबके से आते हैं जिनको बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास बिल्कुल ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ ना करें तो उनको एटलीस्ट कुछ किसी भी तरह करके कोटे पे यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन ही पढ़ाई तो करवाएं, स्पॉन्सर उसको तो स्पॉन्सर करो। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉलरशिप दे। सिर्फ वैसे तो स्पोर्ट्समैन का नहीं, हर बंदे का राइट है, लेकिन अगर एक स्पोर्ट्समैन को अगर खुद कुछ नहीं कर सकते उसको दुनिया भर में भाईजान जो एथलीट होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। कहते हैं आप इतने सब्जेक्ट्स छोड़ दीजिए क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सैयद जाहिर हुसैन साहब का, रब नवाज साहब का, मुबशिर साहब का। आप तीनों आए हमारे स्टूडियो में और आपसे इतनी दिलचस्प गुफ्तगू आपसे हुई। लेकिन सैयद जाहिर हुसैन साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है, मैं दुआ करता हूं कि वो रहें वजीर आजम पाकिस्तान और वो इनकी अपील सुने ताकि खिलाड़ियों के मसाइल हल हों, क्योंकि हमारे वजीर आजम भी खुद एक खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि 400-500 करोड़ अगर एक साल में क्रिकेट ले जाएगा स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप के नाम पर, तो बाकी स्पोर्ट्स का क्या होगा? वरना यकीनन सूरत हाल काफ़ी संगीन है, अच्छी भी है। प्राइवेट सेक्टर की स्पॉन्सरशिप की वजह से खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, डाइट भी कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, बात सिर्फ यहाँ पे ये है, जिम ज्वाइन करने की तो जिम तो हम करते हैं लेकिन हम तो रेगुलर नहीं करते। और जहाँ पे बात स्पोर्ट्स की हो रही थी, मैं तो पहले तो ये सुन के बहुत हैरत में आ गई थी कि इन्होंने 2 दिन से पानी नहीं पिया और ये 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं पीते। इतनी टफ इनकी ट्रेनिंग है, जितनी टफ ट्रेनिंग है और उसके साथ साथ उतने ही मसाइल का शिकार भी। मुझे सुन के ये अफसोस भी हुआ कि सपोर्ट नहीं मिलती इनको गवर्नमेंट से। ये अपनी मदद आप कर रहे हैं, खुद ही स्पॉन्सर्स लेके आ रहे हैं। तो हम भी अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस तरह के जो एथलीट्स हैं, इस तरह के जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें, एटलीस्ट उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर दीजिए ताकि ये हमारे पाकिस्तान का नाम मुल्क में जाके हर जगह रोशन करते हैं, ताकि इनकी भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें और गवर्नमेंट को चाहिए इनकी सपोर्ट करना। तलहा, आप कब से जिम ज्वाइन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 सालों से कोई ना कोई स्पोर्ट्स, किक बॉक्सिंग, जिमिंग, स्क्वॉश, टेनिस, स्विमिंग, सब कुछ करता हूँ। खेल के बिना जिंदगी अधूरी है। और ये एक नेचुरल हैबिट भी है कि आप इतने रेगुलरली जिम फॉलो करते हैं तो आखिर में हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत हो जाती है और फिर जब हम नहीं करते हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है और इस चीज़ को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ये जनाब। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ाते हैं खबर को, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सायरा यूसुफ और अहमद अली अकबर का हालिया फ़ोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अदाकारा सायरा यूसुफ फ़ोटो एंड वीडियो शेयर जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं। उन्होंने अहमद अली अकबर के साथ फ़ोटोशूट करवाया है जिसके काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और सायरा यूसुफ इंस्टाग्राम पर वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और कुछ रोज़ कबल उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की थी जिनमें अदाकारा ने आसमानी रंग का लिबास जो है वो पहना हुआ था। और उसके साथ ही आपको दिखाते भी हैं ये पिक्चर्स भी दिखाते हैं आपको और साथ साथ ये भी बताते चलें आपको कि उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जो कि सिंगर शहजाद रॉय के साथ है। और शहजाद रॉय के साथ उन्होंने जिस वीडियो में एज ए आर्टिस्ट काम किया है, ये एक 2 हेल्थ वर्कर्स की कहानी है
और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि ये 2 वर्कर्स वो हैं जिन्होंने कोविड-19 में लोगों के लिए काम किया है और काम करते करते कोविड-19 में ख़ुद कोविड का शिकार हो गए हैं। और ये वीडियो मैंने देखी है, इस बहुत टची वीडियो है ये, और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे हेल्थ वर्कर्स होंगे जो वाकई इस मुश्किल दौर का शिकार हुए होंगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे जिस वक्त कोविड बहुत ज़्यादा पीक में था उस वक्त ये चीज़ भी वायरल हुई थी और देखा गया था कि एक माँ जो एक हेल्थ वर्कर थी वो पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीनों से ये बताई गई थी, उनकी बेटी की तरफ से बात आई थी इंस्टाग्राम पर कि पिछले 3-4 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिली थी, वो घर नहीं आई थी, वो कोविड का शिकार हो गई थी और क्वारंटीन में चली गई थी। और वो क्वारंटीन पे चली गई थी और उसके बाद वो उन्होंने फैमिली को नहीं बताया था कि वो कोविड का शिकार हो गई हैं। और आखिर में जब उनकी बेटी उनको मैसेज करती है और पूछती है कि माँ आप कब घर वापस आएंगी, तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा रिप्लाई आता है, उनकी एक आखिरी चैट होती है और उसके अगले दिन ही उनका इंतकाल हो जाता है और घर वालों पर एक पहाड़ सा टूट जाता है। तो ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है और एक यही वीडियो है जो सायरा ने और शहजाद रॉय ने अपने गाने में इस वीडियो पे काम किया है। तो अजीब सा हो जाता है। देखिए, आपने वीडियो देखी है तलहा? मैंने एक्चुअली नहीं देखी है। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम ज़रूर देखेंगे। इस वक्त ये तो वो पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं जो इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, इनकी फ़ोटोशूट है, लेकिन ये अलबत्ता वीडियो वो वाली नहीं है। लेकिन मैं ऑनेस्टली अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिल डूब सा जाता है अगर ये सोचती हूँ कि जिस तरह से 2 साल पहले जो कोविड-19 का दौर गुजरा है, कितना सख्त वक्त गुजरा है हम सब पर, हमारे हेल्थ वर्कर्स पर। हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं, उनका शुक्र अदा जितना हम करें उतना कम है कि उन्होंने फ्रंट लाइन पर रह के हमारी मदद की और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुकून का सांस ले सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान कोविड-19 के आखिर हद तक बहुत करीब आ गया है उसके खात्मे के। इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त गुजरे वक्त से ज़्यादा बेहतर होगा। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।